हाय फ्रेंड्स। आज एक और कंपनी है जिसका क्वार्टर रिज़ल्ट आया है बेसिकली। और इस कंपनी को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। कंपनी का नाम है सुज़लॉन एनर्जी और उसका क्वार्टरली रिज़ल्ट आया है Q2 का। उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा इसको आपको शॉर्ट में इसकी एक्चुअल में कंपनी क्या है वो ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हालांकि मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है सुज़लॉन एनर्जी पे एंड मैं इसको लंबे समय से ट्रैक करता आ रहा हूँ सुज़लॉन एनर्जी को। तो मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया है। इवन ये हुआ था कि मैंने वो थोड़ा सा वीडियो मेरा जो है वो टूट गया था। मैंने बनाते समय मैंने ऐसा हुआ कि बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो काइंड ऑफ वो 3 पार्ट में मैंने एक वीडियो बनाया है। उसके बाद अलग से मैंने इसका Q1 का हुआ ऐसा कि मैंने इस बिज़नेस को एनालिसिस किया था, उसको 3 पार्ट में बनाया है। उसके बाद फर्दर मैंने एक इनका क्वार्टर का रिजल्ट आया था तो उसमें भी एक वीडियो बनाया है जिस पे कि मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो मोटा मोटी अगर उन 3-4 वीडियोज़ को आप देखेंगे तो आपको सुज़लॉन एनर्जी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। फिर भी एक छोटा सा मॉडल का ब्रीफ अप मैं आपको दूंगा ज़रूर, क्योंकि क्या होगा उससे क्लैरिटी बनेगी कि मैं इस समय इस वीडियो में क्या बात कर रहा हूँ। बेसिकली इस वीडियो में मैं जो बात करूँगा तो उसका जो बेस क्रिएट होगा वो बिज़नेस मॉडल के बेसिस पे बनेगा। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बिज़नेस मॉडल को ज़रूर एक बार फिर से रिकैप या रिवैम्प किया जाए, जिसमें कि समझ में आए कि कंपनी क्या कर रही है बेसिकली। तो सुज़लॉन जो है वो वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब हमने कहीं कहीं पे सुना है कि बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, कोई कहता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड, अब इसको कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेटेड। वर्टिकल मैंने सुज़लॉन एनर्जी बेसिकली विंड एनर्जी में काम करती है और उसमें क्या होता है वो पवन चक्की बनाते हैं। तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड मीन्स नीचे से ऊपर, वर्टिकली वो नीचे से ऊपर तक जो है वो इंटीग्रेटेड है। बेसिकली वो सब कुछ बनाते हैं एक विंड टरबाइन बनाने में, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में WTG बोलते हैं, विंड टरबाइन जनरेटर्स। तो बेसिकली कंपनी जो है वर्टिकल इंटीग्रेटेड WTG मैन्युफैक्चरर है। इसमें वो रोटार ब्लेड्स बनाती है, ट्यूबुलर टावर्स बनाती है, जनरेटर कंट्रोल इक्विपमेंट्स बनाती है, इवन पावर जनरेशन्स के जो भी प्रोडक्ट और जो भी उसका ट्रांसफार्मर और ये सारी चीज़ें वो स्वयं खुद बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी कंपनी है। 1995 के आसपास से चल रही है। मिस्टर तुलसी टाटिका है। आप अगर मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि कंपनी क्यों इतने ख़राब सिचुएशन में गई और कंपनी कैसे वहाँ से रिकवर बैक करके गई है। तो पूरी चीज़ों को मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, मैं यहाँ उसको फर्दर नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद गियर बॉक्स बनाते हैं, गियर नेसल्स बनाते हैं, और ये बेसिकली पूरा इनका जो मॉडल है ये मेक इन इंडिया मॉडल है। पूरा सब कुछ ये इंडिया में खुद बनाते हैं। और इनका जो है करीब करीब 21 गीगावाट का अब इंस्टॉलेशन हो चुका है, जो कि वो 17 कंट्रीज़ में कर चुके हैं। और 111 विंड फार्म्स हैं इनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि एक सब्सटेंशियल नंबर है। और टोटल में इलेक्ट्रिसिटी जो है 13,880 मेगावाट है। ये प्रायर टू करीब करीब 2-3 महीने 4 महीने पुराना फिगर है बेसिकली। तो इनके जो कई मॉडल्स हैं उसमें से S1W144 जो है WTGA जो है 3 मेगावाट का ये बनाते हैं। ये इनका अभी इस समय ऑर्डर बुक मैक्सिमम वहीं से आ रहा है। और उसके बाद इनका जो है S120 भी ये बना रहे हैं बेसिकली, जो कि छोटा होता है, 2.1 मेगावाट का वो होता है टरबाइन। तो वो भी बना रहे हैं। वहाँ से ऑर्डर बुक करीब 10% के आसपास आ रहा है। तो 90% S114 का है। और इवन इस बार इन्होंने एक अपने PPT में शेयर किया है, जिससे ये बता रहे हैं कि इसमें कार्बन का जो एमिशन है वो सबसे कम होता है बेसिकली इस S114 पे। तो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है और ये आगे भी नए प्रोडक्ट्स इसमें लाने की कोशिश करेंगे। ACC, अदानी रिन्यूएबल्स, अदानी बिरला ग्रुप और गेल, हीरो, ITC, ONGC, रिलायंस, SBI, टाटा, TVS, वेदांता, इवन BPCL, ONGC, ये सारी कंपनियां हैं जिनके लिए ये प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ये हुआ इनका टोटल। मैं आपको एक ओवरऑल इनका आपका व्यू दिया मैंने कि ये क्या करते हैं बेसिकली। इसके अलावा मैं आपको फर्दर आगे इनका जो है इस क्वार्टर का जो भी रिज़ल्ट आया है उसकी तरफ जाएंगे धीमे से। तो मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा था। तो बेसिकली ये है कि इसमें सुज़लॉन एनर्जी का जो है पिछले साल इनका देखने में ये आया था, सुज़लॉन का रेवेन्यू जो था वो बहुत अच्छा था।
क्वार्टर वन में ये 444 मेगावाट इन्होंने प्रोडक्शन की थी, मैंने इंस्टॉलेशन किया था बेसिकली। इनका ऑर्डर बुक जो था वो 5.7 था पिछले क्वार्टर में, जो कि अब तक का हाईएस्ट रहा है कंपनी का। और इस बार जो है इनका ऑर्डर एग्जीक्यूशन 565 मेगावाट का है ऑलमोस्ट, और ऑर्डर बुक जो है 6.2 मेगावाट के आसपास चली गई है। तो ये है कंपनी का करंट सिनेरियो। और इस बार के कॉन कॉल में आते हैं। तो इस बार क्या हुआ है, कंपनी ने अपने क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे किए हैं। मैं अब आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली करने क्या जा रहे हैं। इनका जो इस बार का रेवेन्यू आया है, अब फिनेंशियल्स की बात कर लेते हैं फट से। तो फिनेंशियल्स जो पिछले साल अगर देखेंगे सेम क्वार्टर पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ही डिस्कस करना बेहतर होगा, क्योंकि इनका ये मानना रहता है कि इनका जो ऑर्डर इनफ्लो या एग्जीक्यूशन जो है वो H2 में ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा टेंडर्स, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो H2 में मिलते हैं, H1 में कम मिलते हैं। H1 में बिडिंग कम होती है। ये बेसिकली अपने जो ऑर्डर बुक इनका टोटल आता है उसका एक 3 पार्ट का हिस्सा है बेसिकली। कुछ जो बिडिंग के थ्रू ये पाते हैं, कुछ PSU से डायरेक्ट ऑर्डर्स आते हैं, और कुछ ये रिटेल लेवल पे अपने खुद का काम करते हैं। तो ऑलमोस्ट 40 से 50% के आसपास, एक बॉल पार्क फिगर नंबर दे रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, तो करीब करीब 48 से शायद 51% के आसपास का जो नंबर है वो ये इनके पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सीधे कंपनी पार्टी टू पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं। कोई इसमें मैंने गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। PSU से करीब 13-14% का रेट ऑर्डर्स आते हैं। और बाकी जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स, पावर से डिस्कॉम्स होते हैं, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं और नेशनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं, इनके थ्रू जो बिडिंग का प्रोसेस होता है उसमें ये जाकर करते हैं, और वहाँ से इनको जो ऑर्डर जनरेशन बेसिकली वहाँ से मिलते हैं। तो ये हुआ इनका बेसिकली कहाँ से इनको ऑर्डर आते हैं। अब इसमें जो है इस बार का इनका दिखा रहे थे, तो S44 का इनका जो नंबर है, ऑर्डर बुक जो आया है वो 6.2 का है, और इसमें 92% जो है वहाँ से आया और 8% S120 के थ्रू आया। तो मैंने बताया कि वो 3 मेगावाट और 2.1 मेगावाट का दो अलग अलग है। तो इस बार का रेवेन्यू 3897 है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका रेवेन्यू 2121 था। तो वहाँ से अगर आप ग्रोथ को देखें तो दैट इज़ 85%, दैट इज़ ए ह्यूज नंबर, और काफ़ी नंबर बढ़ गया है। हालांकि इनका गाइडेंस यही है कि हम 60% ऑन अ ईयरली बेसिस 60% का ग्रोथ हम अपने रेवेन्यू में देखेंगे। इस बार हमको ज़्यादा दिख रहा है। और इबिट्टा जो है वो करीब करीब इनका बढ़कर 721 करोड़ हो गया, जो कि 145% बढ़ गया है पिछले सेम क्वार्टर से, माने Q2 ऑफ 24 टू Q2 ऑफ 25 अगर उसको कंपेयर कर रहे हैं तो उस बेसिस पे कह रहा हूँ। और प्रॉफिट जो है इनका 329 था पिछले साल सेम क्वार्टर में, इस बार 1279 करोड़ हो गया है, जो कि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है, करीब 500% की है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, ऐसा ना सोचें कि मैंने कंपनी ने कुछ ज़बरदस्त कर दिया है। बेसिकली इसमें एक एक्सेप्शनल आइटम है, एक्सेप्शनल आइटम नहीं कहूँगा इसको, बेसिकली इनको एक इस कंपनी को करीब करीब बताया, मुझे जो पता चला कॉन कॉल में, करीब करीब 11-11,500 करोड़ का लॉसेस हो चुका है इनको इन प्रीवियस ईयर्स। तो उस लॉसेस को, इसमें कुछ ऐसा गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर किसी कंपनी को शुरुआती लेवल पे लॉसेस हों या इस तरीके के बिज़नेस में लॉसेस हों तो वो उसको कवर अप कर सकते हैं। तो बेसिकली उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने कुछ प्रॉफिट जो है वो अपनी बुक्स पे दिखाया है बेसिकली। तो उसकी वजह से 562 करोड़ ये बेसिकली नॉन कैश इन आइटम है, माने कैश नहीं आ रहा है कंपनी के पास, ये एक नॉन कैश आइटम है, लेकिन इसको वो आगे यूटिलाइज कर सकेंगे। इसको वो मैंने बेसिकली अपने नंबर अकाउंटिंग एंट्री टाइप कह सकते हैं इसको। ये पैसा उनको मिलना नहीं है, लेकिन उनको फर्दर टैक्स नहीं देना होगा। बेसिकली जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, उसके बाद जो टैक्स देती है कंपनी, तो टैक्स से एडजस्ट हो जाएगा, इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए ये नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। 1279 है, जिसमें से 562 करोड़ जो है वो बेसिकली उस पार्ट से आ रहा है। अगर उस नंबर को हटा भी दें तो 717 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर से कम ऑलमोस्ट डबल हो गया, 100 एंड समथिंग परसेंटेज है। तो क्लियर केस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, द कंपनी इज़ गेटिंग ऑपरेटिंग लेवरेज, उनका कॉस्ट पर कंट्रोल आ चुका है, तो बेसिकली उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है।
अब इंक्रीमेंटल डेफर्ड टैक्स एसेट बोला गया है इसको, जो मैंने ये बताया आपको कि 562, तो बेसिकली ये टैक्स को ऑफसेट करेगा, टैक्स उनको नहीं देना होगा। और ये शायद वो बेसिकली उसका कुछ कैलकुलेशन होता है जो कि वो गवर्नमेंट के लेवल पे कर रहे हैं। तो बेसिकली कहने को ये मतलब है कि कंपनी ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में इतना लॉस किया है कि उसको ऑफसेट करने के लिए वो उसको टैक्स के साथ एडजस्टमेंट उनको गवर्नमेंट अलाउ करती है। तो उसका भी एक टाइमलाइन और पीरियड होता है, उसका भी एक कैलकुलेशन है। उन्होंने शायद बताया क्या 12,000 करोड़ के आसपास का नंबर है, लेकिन उन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन में 5,000 करोड़ के आसपास का कोई नंबर पकड़ा। अब देखिए एक्चुअल में छोटे से वीडियो में इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा, तो खैर जो नंबर्स हैं वो मैं बता रहा हूँ कि वो 12,000 करोड़ नहीं पकड़ रहे, वो सिर्फ 5,000 करोड़ पकड़ रहे हैं। ये उनका थॉट प्रोसेस है। उन्होंने बताया कि ये जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाएगा तो ये नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ऐसा कुछ होता होगा शायद कि प्रीवियस कितने साल का आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो जैसे जैसे वो समय आगे बढ़ेगा तो शायद ये नंबर भी आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका एक अकाउंटिंग एंट्री होगी बेसिकली। तो कभी भी मैंने आपको रियलिस्टिक होना होगा, कंपनी को ट्रैक करें और उसका रिजल्ट देखें, अंदाजे में कोई काम न करें। मैं इसको यही कह रहा हूँ कि नॉन कैश आइटम है, बुक्स में सिर्फ बुक की एंट्री हो रही है लेकिन कैश नहीं आ रहा कंपनी के पास। कंपनी का जो कैश है इस बार, कंपनी 1480 करोड़ के कैश पे बैठी हुई है। दैट इज़ एन सब्सटेंशियल नंबर। और वो बेसिकली इसको वो ये कह रहे हैं कि हम ग्रोथ प्रोजेक्ट्स में आगे देखेंगे इसको कैसे क्या यूटिलाइजेशन करना है। कोई डिविडेंड और कोई काइंड ऑफ मैं कहूँगा कि कोई माने इवन जिसको कहते हैं ना कि डिविडेंड देने की कोई कोशिश नहीं कर रही कंपनी। इवन वो मेरे ख्याल से उन्होंने कोई बोनस या कोई स्प्लिट या काइंड ऑफ सच सिचुएशंस पे भी नहीं गए वो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हूँ, तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैंने जैसे कंपनी कहीं इस तरफ ना बढ़ जाए। वैसे कंपनी को नहीं जाना चाहिए, मेरा ये मानना है कि ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज आपकी सिचुएशन जब पुराने समय में ख़राब थी तो अब आप बेहतर हुए, तो आपको चीज़ों बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, तो एग्जीक्यूशन वाइज देखे जाए तो करीब करीब बढ़िया है, पिछले क्वार्टर से भी बढ़िया इस बार एग्जीक्यूशन हुआ है। जीएसटी का बेनिफिट मिला है कंपनी को। पिछले जीएसटी जो रेट कट हुआ है उसमें 12% पहले जीएसटी लगता था, अब 5% लग रहा है। तो इनका एक और बिज़नेस है रिनॉम बोल के, रिनॉम जिसको इन्होंने शायद संजय गुडावत की कोई कंपनी थी, आई थिंक दे डू द बिज़नेस इन राजस्थान में वो बिज़नेस करते हैं संजय गुडावत। उन्होंने अपना रिनॉम का बिज़नेस इनको बेच दिया था बेसिकली, जिसमें कि मल्टीपल टाइप के काम करते हैं बेसिकली, सोलार और विंड एनर्जी और इवन कुछ मिक्सअप वाले दोनों कॉमन जिसको कहते हैं ना कि मैंने कंबाइंड प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसको भी हैंडल करते हैं वहाँ। तो बेसिकली इस तरीके का सिचुएशन है जहाँ से कि करीब करीब 3293 का मेगावाट का भी बिज़नेस आ रहा है। तो वो बिज़नेस भी अच्छा कर रहा है कंपनी के लिए। कंपनी का एक बिज़नेस था SE फोर्जिंग बोल के, जहाँ पर ये बेसिकली विंड टरबाइन से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जिसमें से पता ये चला कि 33% ही सुजलॉन यूज़ करता है, बाकी अदर प्लेयर्स को एंड इवन कुछ उनके प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कंपनी ने पिवट किया है बेसिकली। पिवट नहीं कहूँगा इसको, पहले उनको इस बिज़नेस में कोई गेन नहीं दिख रहा था, कोई ऑर्डर बुक नहीं दिख रहा था, बिकॉज कंपनी की स्थिति ठीक नहीं थी। कंपनी की जैसे ही स्थिति ठीक हुई है तो कंपनी ने अपने काम को वो कर दिया है, डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं वो बेसिकली, अलग अलग जगहों में प्रयास कर रहे हैं कि उनको कहाँ से क्या रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है। तो बेसिकली ये एक सिचुएशन हुई। और इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा फोकस रहा इस कॉन कॉल में, तो मैंने नंबर्स तो आपको सब बता दिया। अब कॉन कॉल के अपडेट्स पे आता हूँ। तो कंपनी का देखिए, बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा कि कंपनी का, जैसे मैंने एक छोटी सी चीज़ है, मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था और इस वीडियो में भी उसको डिस्कस कर देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में, क्योंकि मैं इसको काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये मेरा कंपनी का 7वां-8वां कॉन कॉल रहा होगा, 8वां कॉन कॉल रहा होगा, या करीब करीब 8वां या 9वां कॉन कॉल होगा। तो मैं करीब लास्ट 1.5-2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। पहले हिमांशु मोदी थे इसमें CFO, अब उनके राहुल जैन आए हैं नए, उन्होंने ज्वाइन किया है। उनसे कोई बात तो ना हुई, उनकी कोई बात भी नहीं सुनी मैंने, लेकिन मोटा मोटी JP चसलानी सर ही पूरा कॉन कॉल हैंडल कर रहे थे, तो वो अभी हेड हैं, वो ही सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें जो उनका एक थॉट प्रोसेस आया है और उनका जो कहना है कि रेवेन्यू मिक्स जो होता है वो बेसिकली उन्होंने बाकायदा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है
कि कोई भी विंड एनर्जी का 25 साल का लाइफ स्पैन होता है। जब आप किसी को कोई टरबाइन इरेक्ट करके दे देते हैं उसकी जगह पे, तो शुरुआती 3 साल में जो चीज़ है वो मेंटेनेंस फ्री होती है। 3 साल कोई उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस नहीं होता है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बेसिकली विंड टरबाइन जनरेटर्स लगाने से, इरेक्शन करने से जो आ रहा है वही मैक्सिमम आ रहा है इस समय। दैट वाज अराउंड वो 70 to 80% के आसपास है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट करता है। इसलिए मैं इस क्वार्टर में मैं उसका नंबर नहीं पा सका गया था और कहीं कोई डिस्कशंस में भी नहीं आया, तो मुझे देखना पड़ेगा उसका नंबर। आप ज़रूर देख लें अगर एनालिसिस करें। ऑलमोस्ट 76 to 24 का रेशियो है। 76 विंड टरबाइन जनरेटर्स लगाने से और 24% OEM से आता है। OEM माने हुआ ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस, माने तो जो ये विंड टरबाइन लगा देते हैं जिसका 25 साल का लाइफ स्पैन है, शुरू में 3 साल ये उसको बेसिकली उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होती, उसके बाद ये मेंटेनेंस की एक फ़ीस लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात आई इस बार इस कॉन कॉल में, जो कि उन्होंने एक्सप्लेन की कि ये जो मेंटेनेंस और ऑपरेशंस होता है इसको वो पर मेगावाट के बेसिस पे नहीं कैलकुलेट करते, वो पर टरबाइन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने आगे जाकर ये भी बताया कि आगे चल के हम 3 मेगावाट से बढ़कर 5 मेगावाट के जब हम करेंगे कहीं पे भी इंस्टॉलेशन, या आगे हमारा जब प्लान होगा कोई 5 मेगावाट का हम इंस्टॉल करें, तो आप ये समझेंगे कि विंड टरबाइंस की संख्या घट जाएगी। क्योंकि 5 मेगावाट का होगा, किसी का 100 मेगावाट का एक ऑर्डर बुक है या किसी का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वहाँ सिर्फ 20 टरबाइन लगेंगी। अभी के केस में वो टरबाइन की संख्या करीब करीब 30 के ऊपर हो जाती है। तो सिचुएशनली ये चीज़ है। एक चीज़ ये आई बहुत ही क्लैरिटी के साथ। उसके बाद कंपनी का ये झुकाव है, कंपनी कह रही है कि EPC और नॉन EPC प्रोजेक्ट्स की तरफ ये मूव किए। आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे पिछले क्वार्टर में, तो कंपनी ने इस बात की माने एक डिसकंटेंट था उनका कि लैंड हमको एक्वायर करके ऑर्डर्स में लोग दे नहीं पा रहे हैं और बड़ा इशू आ रहा है इस चीज़ में। तो कंपनी ने अब फोकस अपना चेंज कर दिया। वो कह रहे हैं अब हम EPC मॉडल में जा रहे हैं। EPC मॉडल में क्या होता है, वो बेसिकली वो लैंड एक्वायर करेंगे, उसे एक्वायर्ड लैंड पे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर जो लेना चाहे, माने बेसिकली बिना अंडरस्टैंडिंग किए और बिना एक एग्रीमेंट किए तो किसी के लिए कोई ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट करता। तो वो लैंड एक्वायर करेंगे, कोई लेने को तैयार होगा तो उसको लैंड दिखाएंगे, देखिए ये आपकी लैंड है, यहाँ पर हम, अगर आप राज़ी हो तो यहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करें। तो वो अगर राज़ी होते हैं तो बेसिकली वो लैंड को एक्वायर करना, वहाँ टरबाइन लगाना और उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देने की पॉलिसी पे कंपनी इसलिए जा रही है क्योंकि उनको डिले एंड लैग मिल रहा था। वो बेसिकली अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ा पाए, जो कि 4.5 गीगावाट की इस समय कैपेसिटी है उनकी, जो कि उन्होंने एक्सपेंड की थी। उनका प्लान था करीब करीब इस कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके करीब 8 गीगावाट तक ले जाने का, 8 से 9 गीगावाट, लेकिन वो रुक गए इस वजह से क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूशंस नहीं हो रहे थे। तो अब उन्होंने ये कहा है कि EPC जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 20% पे इस समय खड़े हैं उनके, इस नंबर को 50% के आसपास लेके जाएंगे। तो उनका टारगेट ये है कि हमको 50% अचीव करना है EPC से, और नॉन EPC 50% रहेगा। तो उसमें होता ये है कि वो जगह पहले लैंड एक्वायर करते हैं, प्रोजेक्ट को, अगर प्रोजेक्ट ओके हो जाता है, डेफिनेटिव एग्रीमेंट हो जाता है पार्टी के साथ, तो फिर वो वहाँ पर एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, टरबाइन लगाते हैं, कमीशन करके पार्टी को हैंड ओवर कर देते हैं विद द पेमेंट ऑफ इट। पेमेंट साइड का भी एक्शन आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये मैं वही बात है ना, ये डीप इनसाइट्स हैं। तो 5 से 10% का उनका पेमेंट जो है शुरुआती जब ऑर्डर एडवांस आता है तब वो उनको मिलता है। बाकी पेमेंट वो जब प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं या जब टरबाइन्स लगने का, इरेक्शन करने का काम शुरू होता है, तब 40% पेमेंट लेते हैं। तो इसमें सिर्फ कैच ये है कि उनके पास लास्ट में शायद 5 से 10% का ही पेमेंट बाकी रहता है जब कमीशनिंग कंप्लीट होती है। कंप्लीट होने के बाद उनको 5 से 10% का ही पेमेंट बाकी रहता है, बाकी सारा पेमेंट उनको मिल जाता है विद द टाइम फ्रेम। गवर्नमेंट ऑर्डर्स में ये फिगर जो है, बॉल पार्क फिगर जो है वो 70% के आसपास रहता है। बाकी जो प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ वो काम करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 80 to 90% पेमेंट उनको मिल जाता है। तो ये भी एक क्लैरिटी देने की ज़रूरत थी। तो बेसिकली कंपनी ने एक बॉल पार्क फिगर दिया जिससे समझ में आएगा कि आगे उनको कितने ऑर्डर्स, ऑलरेडी उनके पास 6.2 गीगावाट के ऑर्डर्स हैं जिसको कि वो एग्जीक्यूट करने के लिए टाइमलाइन दे रहे हैं 18 से 24 महीने। तो ऑलमोस्ट वहाँ से एक रेवेन्यू का गाइडेंस मिल रहा है कि अगले 2 साल के लिए उनके पास तो ऑर्डर हैं। अब वो कह रहे हैं कि EPC मॉडल में वो करीब 23 गीगावाट की लगाने भर की जगह पे वो इसका मैंने आइडेंटिफाई करके बैठे हुए हैं, जिसमें से 7 गीगावाट का लैंड एक्विजिशन चल रहा है। ऑलमोस्ट 150 मेगावाट पे वो ऑलरेडी उन्होंने मैंने लैंड मैंने वहाँ एग्जीक्यूशन वो करने जा रहे हैं, उन्होंने कर दिया है। तो
बेसिकली कंपनी जो है वो अब ईपीसी की तरफ ज़्यादा फोकस करेगी, जैसा कि उनकी बात से लगा, और 60% का उनका गाइडेंस भी है, तो उसको उनको मेंटेन करना है। एक और इंटरेस्टिंग उन्होंने बहुत ही स्लाइड दिया जो कि मैं नहीं देख रहा था। उनका ये स्लाइड मेरे ख्याल से शायद इस क्वार्टर से आया कि पिछले क्वार्टर से, मेरे को ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, अब वो अपना एक स्लाइड वो भी बताते हैं कि उनको एक्सपेक्टेशंस है कि कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट होने जा रहे हैं। 1865 मेगावाट के ऑर्डर्स पे उनको लगता है कि वो पाइपलाइन में है। इनको उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे क्लियर करना है, जिसमें से 286 के उन्होंने मैंने 196 पे 568 पे सॉरी 568 मेगावाट पे इरेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। इरेक्शन कंप्लीट होना मैंने पूरा प्रोडक्ट उन्होंने पूरा पॉइंट की लगा के कंप्लीट कर दिया है। अब उसका सिर्फ कमीशनिंग करना बाकी है। 196 का इरेक्शन चल रहा है मेगावाट का, और 813 के फाउंडेशन बन गए हैं, और 286 के फाउंडेशन बनाने की प्रोग्रेस चल रही है। अब ये उन्होंने ये कहा है कि आगे चलकर हम इस फिगर को ज़रूर मेंशन करेंगे। 29 प्रोजेक्ट चल रहे हैं कंटिन्यूस इन 7 स्टेट्स, जो कि इस बारे में बताता है कंपनी के बारे में कि कंपनी कितना, माने आप समझिए कितनी क्लैरिटी के साथ काम कर रही है। हर एक चीज़ को वो बहुत ही क्लियरली समझाते हैं और बहुत ही क्लियरली कहते हैं। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई, बहुत लोग कहते हैं कि हमको सोलर समझ में नहीं आता है, सोलर एनर्जी कैसे बनाते हैं, विंड एनर्जी कैसे बनाते हैं। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉल पार्क फिगर नंबर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये मानकर चले कि उसे बिजली बनानी है, तो उनका ये कहना है कि विंड एनर्जी ऐसा बिजनेस है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और वो हमेशा हाथ में हाथ और साथ में साथ वाला बिजनेस है, जो कि चलेगा ही। क्योंकि उनका ये मानना है कि कोई कितनी भी कोशिश कर रहे कि बैटरी या माने वो कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं आएगी बेसिकली। तो विंड एंड सोलर इज़ हियर टू स्टे, इट्स नॉट गोइंग टू गो बैक। माने ऐसा नहीं होने वाला है ये बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा कभी भी। तो उनका ये कहना है, बाकायदा उन्होंने कहा कि बाकी लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि डिसरप्ट हो जाएगा, बैटरी आके ये कर देगी। आप मैं उस पर कमेंट कर ही चुका हूँ, मैं नहीं बोलना चाहता। ओला कहता है कि मैं बैटरी बनाऊँगा तो दुनिया फाड़ दूँगा। ऐसा होता नहीं है भाई, होता नहीं है, फालतू की बात होती है। ये सब कहानियाँ बहुत लगाते हैं लोग, अपना माल बेचने के लिए बहुत कुछ चिपकाते हैं। तो लोग चिपकते रहते हैं ऐसी चीज़ों में, मैं इस सब में चिपकता नहीं। डॉक्टर जेपी चसलानी की बात आपको सुननी चाहिए। वो जब बताते हैं तो उन्होंने बताया कि हमने डिटेल एनालिसिस किया इस बात का। बाकायदा उन्होंने एक प्रोजेक्ट में, जहाँ पर जब उन्होंने ये देखा कि जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 60-70% की पीक पे होती है, जहाँ पर उनकी सप्लाई सोलार से, विंड से, इवन जो बीओपी एक काइंड ऑफ सिस्टम होता है जहाँ से आप और भी एक बैटरी और ये सब का सिस्टम लगाकर वहाँ से भी एनर्जी प्रोड्यूस करने की, तो सोलार तो दिन में काम करता है, विंड 24 घंटे काम करती। अब बैटरी वाला जो सिस्टम है उसको भी लगा के देखा, और उन्होंने उस प्रोजेक्ट में ये बाकायदा यहाँ तक इस डिटेल तक गए हैं कि अगर वो 90% पीक पे अपने काम करे, माने अगर 90% बिजली सप्लाई करेगा तो भी क्या कॉस्ट बनेगी। लोग कहानी कुछ भी कह दें, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट घूम रहे हैं दुनिया में, मैंने देखे हैं, मैं सुन रहा हूँ बहुत लोगों को, क्योंकि मैं भी इसको 8-9 कॉल अटेंड कर चुका हूँ। तो मैं जेपी चसलानी सर ने ये बात इस कॉल में भी कही है, और ये बात इन्होंने इससे पहले भी कही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कहानी हो रही है, ठीक है ना। तो उन्होंने इस बात को बहुत ही क्लियरली मेंशन किया, और मैं आई रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है चीज़ों में। तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली कहा है कि उस प्रोजेक्ट में हमने सब कुछ करके देख लिया कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ऑफ पर यूनिट क्या बनता है। तो देखने में यह आया कि वो किसी भी बेसिस पे सोलार या विंड एनर्जी का जो कॉस्ट ऑफ के लेवल को बीट नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना दें जिससे इलेक्ट्रिसिटी आपकी सस्ती पड़े आप, और तब तो सोलार और विंड जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएंगे, वो साइड हो जाएंगे। फिर उनके कोई नहीं लगाएगा, क्यों लगाएगा, कौन मेहनत करने जाएगा, कौन उतने ऊंचे पे जाके विंड टरबाइन ठीक करेगा बैठ के, कोई नहीं करेगा। तो उनका ये कहना है कि वो कॉस्ट एफिशिएंसी कभी भी हो ही नहीं सकती, वो अचीव नहीं की जा सकती बैटरी से या इससे या उससे, कोई भी टेक्नोलॉजी लगा लो भाई दुनिया की। उनका बहुत क्लियर मैंडेट है कि उन्होंने इस चीज़ को एग्जीक्यूट करके देख लिया है।
उनका लंबा 30-40 साल का एक्सपीरियंस बन रहा है इस मार्केट में, तो वो कह रहे हैं कि वो कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी पर यूनिट नहीं बन सकती जो विंड, सोलार और एक कंबाइंड अगर आप एंटिटी बनाते हैं तो भी आपकी वो ऐसा जगह पे नहीं जाएगा कि आप कहेंगे कि अब हमको विंड नहीं चाहिए या हमको सोलर नहीं चाहिए। तो ये सारे इन डेप्थ चीज़ें होती हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग भतेरे घूम रहे हैं, जिसका जो मन कर रहा है बक रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मुझे। मैं टारगेट करना शुरू करता हूँ तो फिर बुरा लगता है मुझे। ओला से मैंने मुझे प्रॉब्लम यही है, क्योंकि वो कभी बाइक बनाते हैं, कभी घोड़ा बनाते हैं, कभी 4 व्हीलर बनाते हैं, कभी बैटरी बनाने लग जाते हैं, तो पता नहीं क्या करते हैं। खैर, तो मैं ऐसे कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी। मैं अपनी बात मैं रख चुका हूँ और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया 25 मिनट का करीब। तो देखिए काफ़ी डिटेल चीज़ें हैं, कुछ ना समझ में आए तो रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, आपको बेहतर समझ बनेगी। मैं बहुत ही जब तक कन्विंसिंगली कन्विंस नहीं हो जाता तब तक कोई बात नहीं कहता हूँ। तो इसलिए बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये बात कहूँगा कि कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना एनालिसिस स्वयं करें, अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, या ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से लें। हम एक मैं